तो पहली बार एक्सन स्पेक्ट्रम किसने बनाया? पहली बार एक्सन स्पेक्ट्रम किसने बनाया? टीडब्ल्यू इंगलमैन। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिस लाइट में पौधा एक्शन सबसे ज्यादा करे। एक्शन की बात हो रही है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है? एक्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है? एक्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज प्रिपेयर्ड बाय विच साइंटिस्ट? टीडब्ल्यू इंगलमैन। इंगलमैन ने पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था। अब सवाल ये होता है, इन्होंने ही बताया कि पौधा सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है ब्लू। एब्जॉर्ब कौन सी करेगा? ब्लू। और सेकंड नंबर पे कौन सी एब्जॉर्ब करेगा? रेड। ठीक है ना, रेड। बताओ, दो तरह के स्पेक्ट्रम बन गए। इन्होंने पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था, इसके बाद साइंटिस्टों को यह पता लग गया कि सबसे बेहतर लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी है? रेड सेकंड बेहतर लाइट। दिस वाज एक्शन स्पेक्ट्रम की दिस वाज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब ये बात इन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी, तो साइंटिस्ट ने सोचा चलो ये देखते हैं कि पौधा सबसे अच्छी लाइट कौन सी एब्जॉर्ब करता है। तो उनको पता चला कि कौन सी एब्जॉर्ब करता है? ब्लू। उसके बाद हाँ, तो बताओ एक्शन स्पेक्ट्रम का ऑर्डर बताओ। रेड, फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का बताओ। ब्लू एंड रेड। बिल्कुल क्लियर। चलो, ये बात समझ में आ गई। एक साइंटिस्ट है वॉन नील। वॉन नील, ये वाला नील नहीं है, चार बूंदों वाला उजाला वाला नहीं, साइंटिस्ट का नाम है वॉन नील। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट किस पर काम करते हैं? बैक्टीरिया पे, माइक्रोब्स पे, बैक्टीरिया पे काम करते हैं। जब इन्होंने बैक्टीरिया पे काम किया तो इन्होंने पर्पल और ग्रीन पर्पल, ठीक है ना, ग्रीन और पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे काम किया। कौन से बैक्टीरिया पे काम किया? ग्रीन और पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे काम किया। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिनमें सल्फर होता था, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बताओ इन्होंने किस पर काम किया? ग्रीन एंड पर्पल सल्फर वाले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर जब इन्होंने काम किया तो इन्होंने देखा कि और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज कर रहा था? जो लिखा ना पर्पल और ग्रीन, यहाँ केवल पर्पल लिखा है, एनसीईआरटी में ग्रीन भी लिखा है। पर्पल और ग्रीन वाले सल्फर बैक्टीरिया पे इन्होंने काम किया जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। इससे पहले साइंटिस्ट को क्या लगता था, पहले समझ लीजिएगा कि CO2 और हाइड्रोजन का कंपाउंड, CO2 और हाइड्रोजन का कंपाउंड जब लाइट एनर्जी यूज करता है तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है ना इंपेरिकल फार्मूला, मूला अनुपाती सूत्र। तो ये उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो साथ में क्या होगा, इनका मानना था कि साथ में वाटर भी निकलेगा और जो भी इसके साथ वो होगा, जो भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा वो अलग हो जाएगा। इन्होंने जब बैक्टीरिया पर स्टडी की तो इन्होंने अपना व्यू ये दिया कि CO2 प्लस हाइड्रोजन के साथ जो भी कंपाउंड जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के साथ यहां क्या जुड़ा था? सल्फर, क्योंकि बैक्टीरिया कैसे थे? सल्फर युक्त। तो सल्फर पर लाइट एनर्जी यूज हुई, क्या बना? खाना बना। खाना यानी कार्बोहाइड्रेट। साथ में क्या निकला? वाटर प्लस सल्फर निकला। इसके पहले साइंटिस्ट को यह लगता था, सन 1930 के पहले साइंटिस्ट का यह मानना था कि CO2 प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस, ये नहीं निकलता। उनका मानना था ये नहीं निकलता, वाटर नहीं निकलता साथ में। तो ये कौन सी नई बात हुई, वाटर निकलता है नहीं निकलता है? इससे पहले साइंटिस्ट को एक गलत फहमी थी। उनको गलत फहमी क्या थी कि CO2 से ही क्या निकलता है? ऑक्सीजन। प्लांट के लिए ये लगता था, उनको ये लगता था कि CO2 प्लस 2H2, CO2 प्लस वाटर। प्लांट के केस में क्या होता है? CO2 प्लस, प्लांट में हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? वाटर। प्लांट के लिए हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? और सल्फर युक्त बैक्टीरिया के लिए क्या है? H2S। यहां पर H2O ले लिया गया प्लांट में। CO2 प्लस वाटर जब लाइट एनर्जी यूज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्लस साथ में क्या बनता था? प्लस साथ में ऑक्सीजन निकलती थी। ये हम लोग का इक्वेशन था, है ना, यही था इक्वेशन। इससे इस बात का कंफ्यूजन था साइंटिस्ट को कि ये जो ऑक्सीजन निकलती है ना वो किससे निकलती है? CO2 से।
उनको लगता था कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे निकलती है, CO2 से, लेकिन वो गलत थे। आज की डेट पे हम कंफर्म हो चुके हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये CO2 से ना निकल करके वाटर से निकलती है। आज की डेट पे हमको पता है 1930 के पहले साइंटिस्ट को यही कंफ्यूजन था। बताओ क्या कंफ्यूजन था साइंटिस्ट को, कि CO2 के टूटने से ऑक्सीजन डिलीवर होती है नेचर में। क्या ये बात सच है? नहीं। ये बात किसके व्यू से सच हुई? इन्होंने कहा, देखो अगर मान लो मैं वान नीलू, मैं अपनी बात आपको ऐसे बता सकता हूं। मैंने कहा देखो मैं वान नील, मैं जब इस पर्पल वाले बैक्टीरिया पे काम कर रहा था तो मैंने ये पाया कि CO2 रिड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट में। ध्यान से सुनना, CO2 रिड्यूस होता है कि ऑक्सीडाइज? किसमें? कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस होता है, ठीक है ना। और वाटर ऑक्सीडाइज होता है, और इस वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो एक ऑक्सीडेशन के बाद एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे यहां वाटर नहीं है, H2S है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सल्फर या सल्फेट, डिपेंड अपॉन दिस कंपाउंड। सल्फर बनेगा या सल्फेट बनेगा, सल्फाइड बनेगा, वो डिपेंड करेगा ये इसका सोर्स कैसा है, ठीक है। और इन्होंने बोला इससे जो हाइड्रोजन अलग होगा, कह रहे हैं इससे हाइड्रोजन अलग हुआ कि नहीं? सल्फर अलग हो गया तो हाइड्रोजन कहां गया? उन्होंने कहा हाइड्रोजन इसको ऑक्सीडाइज, इसको रिड्यूस करने में मदद करेगा, इसको रिड्यूस करने में मदद करेगा। तो इसको रिड्यूस करने में मदद करेगा। इतनी बात क्लियर? इसको रिड्यूस करने में मदद करेगा। क्या समझे? CO2 का क्या होगा? CO2 क्या बनाएगा? रिड्यूस होके कि ऑक्सीडाइज होके? अब रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कहां से मिलेगा? H2S से। लेकिन जब ये हाइड्रोजन देगा इसको और ये बना देगा ये कार्बोहाइड्रेट, तो इसका क्या फ्री हो गया? और सल्फर ही निकल गया, ठीक है ना। लेकिन साइंटिस्ट को ये लगता था कि ये जो यहां सल्फर निकल रही थी, ये इससे पहले ये इनकी बात थी, इनकी बात थी कि इन्होंने ये बात बोली कि जो बैक्टीरिया है वो CO2 प्लस H2S प्लस लाइट एनर्जी लेकर के ये प्लस ये बनाता है, साथ में वाटर निकलता है। तो हमें लगता है, इन्होंने कहा हमें लगता है, मैं वॉन नील को ये लगता है कि CO2 के टूटने से ऑक्सीजन नहीं निकलती है। जिस प्रकार यहां पे सल्फर निकल रहा है वाटर से, सॉरी H2S से, वैसे ही हमें लगता है कि ग्रीन पौधों में CO2 प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी बराबर कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर बनेगा, प्लस यहाँ पे सल्फर थी तो यहाँ क्या निकला? सल्फर। अब यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। इनका मानना था कि ऑक्सीजन कहां से आती है? वाटर से। इन्होंने कहा मुझे लगता है कि जिस प्रकार यहाँ पे सल्फर निकल के आ रही है, ठीक उसी प्रकार ग्रीन पौधों में क्या निकल के आनी चाहिए? प्रूफ आप कर लो। उन्होंने कहा प्रूफ कर दो। तो कई साइंटिस्टों को बुलाया गया, रूबेन एंड कैमन, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, नाम जानने की जरूरत भी नहीं है। एक ग्रेट साइंटिस्ट है रूबेन एंड कैमन। उन्होंने वान नील की इस सलाह को, उन्होंने सिर्फ सलाह दी थी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ये एक्सपर्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। प्लांट पे एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे? हम बायोलॉजी पढ़ाने में एक्सपर्ट है तो हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ाएंगे, या फिजिक्स क्यों पढ़ाएंगे, मैथ्स क्यों पढ़ाएंगे? इन्होंने सिर्फ अपना व्यू बताया कि मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार सल्फर बैक्टीरिया में जो सल्फर निकल रही है वो हाइड्रोजन के सोर्स से निकल रही है, कार्बन के सोर्स से नहीं निकल रही है, तो ठीक उसी प्रकार जो आपका ग्रीन पौधा है उसमें वाटर है, वाटर, तो वाटर से ऑक्सीजन निकलनी चाहिए, ना कि CO2 से निकलनी चाहिए। ये इन्होंने कहा। साइंटिस्ट हंसने लगे, कहने लगे आज तक तो हम यही मानते थे कि CO2 जब टूटता है तो ऑक्सीजन निकलती है, फिर भी चलो एक बार प्रूव कर लेते। तो रूबेन एंड कैमन सामने आए, उन्होंने कहा चलिए मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं। उन्होंने, वो लोग इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया, ये देखो नीचे क्वेश्चन दी भी है, CO2 प्लस 2H2A। इन्होंने कहा एक कुछ भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। लाइट एनर्जी जब यूज करेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, साथ में वाटर निकलेगा, साथ में 2A निकलेगा। ये जनरल इक्वेशन बताई, किन्होंने बता दी? ये बताई थी वॉन नील ने। वॉन नील ने बताया कि ऐसा मुझे, मेरा मानना है। अब यहाँ पे पौधे में CO2 है, यहाँ 2H2O रख लो, तो O रखोगे तो यहाँ क्या निकलेगा? O2। बोलो सही है कि नहीं? तो वाटर के टूटने से O2 आया कि CO2 के टूटने से O2 आया?
तो ये जो कंफ्यूजन था ना ये खत्म हो गया। और साइंटिस्ट ने क्या पता कर लिया, पहले वाली क्वेश्चन ये लिखते थे साइंटिस्ट 6 CO2 प्लस 6 वाटर। कल भी मैंने क्वेश्चन यही लिखाई थी आपको, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सोलर एनर्जी में C6H12O6, और साथ में क्या निकाल रहे थे। इससे क्या पता चलता है, अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको क्या पता चलता है, दो बातें पता चलती। क्या, 6O2 कार्बन छोड़ो, 6O2, तो ये देखो 6O2 यहीं से निकल रहा है। अब यहां से जो चेक करो 6O, तो 3 ही मॉलिक्यूल O2 निकलना चाहिए था, अगर वाटर से निकलना चाहिए था तो। अगर इनकी बात सही थी तो वाटर से निकलना चाहिए था, तो 3 ही मॉलिक्यूल निकलना चाहिए था। लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत थी, ये क्वेश्चन ही गलत थी, साइंटिस्ट के मन में ही कंफ्यूजन था, इसलिए ये क्वेश्चन बनाई। हालांकि बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बैलेंस थी रिएक्शन। देखो 6O2, 6 कार्बन बचा, ये रहा 6 कार्बन, और 12 हाइड्रोजन, ये रहे 12 हाइड्रोजन, O6, ये रही O6। कंफ्यूजन तो होना ही था, क्योंकि इक्वेशन ही गलत थी, धारणा ही मन में गलत चल रही थी। क्या धारणा चल रही थी 1930 के पहले, कि CO2 के टूटने से ऑक्सीजन निकलती है। इन्होंने अपना ओपिनियन दिया, नहीं ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा CO2 के टूटने से नहीं, बल्कि वाटर सोर्स के टूटने से, हाइड्रोजन सोर्स के टूटने से कोई भी चीज निकलेगी, चाहे वो सल्फर हो चाहे वो ऑक्सीजन हो। इन्होंने एक बहुत, रूबेन एंड कैमन ने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा CO2 का रिडक्शन होता है तो ये बनता है, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए तो हाइड्रोजन यहां से मिल जाता है, और जो ऑक्सीजन फ्री होती है वो यहां निकल जाती है। बोलो सही है। कल बताया भी था कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसमें हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें हो रहा है, ये इन्होंने ही बताई थी, इन्हीं अंकल ने बताई थी। क्या नाम था अंकल का, वॉन नील। लेकिन प्रूफ किसने किया, रूबेन एंड कैमन। अभी प्रूफ नहीं किया है, अभी तो सिर्फ अपनी बात बता रहे हैं। कहां गया, हाँ मैं यहीं पे लिख देता हूं इक्वेशन। पहले ये मानना था 6 CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर का सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सही है, क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस क्या निकलेगा, प्लस यहां पे O2, कितने O2, ये पुरानी इक्वेशन है। इस हिसाब से क्या लगता है कि ऑक्सीजन कहां से आ रही है, यही लग रहा है ना। लेकिन अब नई इक्वेशन सुनो जो इन्होंने बताई, जो अब आज की करंट डेफिनेशन है, वो बता रहे हैं। 6 CO2 प्लस 12 H2O, सब कुछ सेम, सनलाइट, क्लोरोफिल, ध्यान देना। अब यहां बनेगा सेम चीज, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर प्लस 6 O2। अब इस बात से ये बात पुष्टि होती है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से टूट के आ रहा है। और देखो रिएक्शन बैलेंस भी है, देखो 6 CO2 है, ठीक है ना, 6 कार्बन, वो ये रहे 6 कार्बन, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के पास चली गई, ये देखो, ये ऑक्सीजन CO2 की ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के पास जाती है, ना कि एटमॉस्फेयर में आती है। अब देखो जरा, वाटर के पास कितने ऑक्सीजन है, 12 एटम है, 12 एटम, तो कितने मॉलिक्यूल निकले, 6 मॉलिक्यूल निकले। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। अच्छा आप बताओ कितने हाइड्रोजन बचे, 24 में 6, 24 क्या 12 मॉलिक्यूल बचे, एटम मत देखो, मॉलिक्यूल देखो, 12 मॉलिक्यूल है ना वाटर के, 6 मॉलिक्यूल तो ये रहे, बाकी के 6 कहां चले गए, बाकी के 6 वो है, वो ये मिला, हाइड्रोजन जो 12 है वो ये रहे 12। अरे यहां देखो 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हम बोलते हैं 6 + 6 के 2 मॉलिक्यूल हैं, बोल सकते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल तो ये रहे हाइड्रोजन के, और अगले 6 ये रहे,
एटम के रूप में लिख दिया है। बोलो, अरे देखो कितने हैं, 24 है हाइड्रोजन, बताओ 24 है कि नहीं है? तो ये कितने हैं? 12, और ये कितने हैं? 12 12 12, हिसाब किताब बराबर है ना, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। और ये मॉडर्न डेफिनेशन है, ये परफेक्ट डेफिनेशन है, ये अब की परफेक्ट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। तो बताइए आज के बाद क्या समझ में आ गया? आज के बाद ये समझ में आया ये समझ में आया कि ऑक्सीजन कहां से निकलती है, ना कि CO2 से। और ये बात पहली बार किस व्यक्ति ने प्रूफ की थी? वॉन नील। किसने प्रूफ की थी? वॉन नील ने प्रूफ कर दी थी, ठीक है ना। और वॉन नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे कि नहीं थे? उन्होंने ये बात किस आधार पे कही थी? सल्फर बैक्टीरिया पर स्टडी के आधार पे। और उनकी ये बात सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पे लागू होती है। उन्होंने ये बताया था कि जिस प्रकार H2S से सल्फर निकलता है या सल्फेट निकलता है या अन्य कंपाउंड निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, यहां से क्या निकलता है, वाटर से क्या निकलता है, ऑक्सीजन, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी क्वेश्चन भी बताई। उन्होंने कहा यार 18 नंबर वाला वो कर दो, आइसोटोप दे दो। आइसोटोप जानते हो ना, O16 O18। नेचर में कौन सा है? नेचर में ऑक्सीजन कौन सी है, O16 वाली कि O18 वाली? 16 नंबर वाली कि 18 नंबर वाली? लाइट नाइट्रोजन है कि हैवी नाइट्रोजन? 16 वाली है। 16 कैसी है? लाइट नाइट्रोजन है। दो आइसोटोप होते हैं ना ऑक्सीजन के, O16 O18। कार्बन के कितने हैं? दो, C12 C14। नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? पढ़ा होगा। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, हैवी वाला ऑक्सीजन ले लिया। कहां पे हैवी वाला ले लिया? वाटर पे। तो चेक किया, यहां जो ऑक्सीजन अगर निकल रही है, अगर वो हैवी वाली निकली तो किसकी है? और अगर लाइट वाली निकली तो किसकी है? प्रूफ हो गया। रेडियो आइसोटोप प्रोसेस द्वारा प्रूफ कर दिया गया है आज की डेट पे। रूबेन एंड कैमन ने प्रूफ कर दिया कि ये जो ऑक्सीजन निकल रही है ये किसकी ऑक्सीजन है। अगर CO2 की होती तो 16 वाली निकलती। वाटर की है इसलिए क्योंकि ये जानबूझ के हमने पानी ऐसा दिया है पौधे को जो O18 वाला है। तो अगर पानी से ऑक्सीजन निकल रही है तो हैवी वाली निकलनी चाहिए, और अगर CO2 से निकल रही है तो लाइट वाली निकलनी चाहिए। बोलो सही कि नहीं? इट हैज बीन नाउ प्रूव्ड, देयर इज नो कंफ्यूजन कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द वाटर, नॉट फ्रॉम द CO2। किस साइंटिस्ट ने माइलस्टोन डिस्कवरी कर दी? वॉन नील। माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित हुए। फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ी भूमिका निभा दी इन्होंने। इज दैट क्लियर? फोटोसिंथेसिस कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी कहां होती है? तो आपको बताया गया लाइट रिएक्शन यहां चलती ग्रेना में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली के अंदर होता है, और यहां पर स्पेशल पिगमेंट की मदद से होता है। स्पेशल पिगमेंट का नाम देखो। अब एक बहुत अच्छा एडेप्टेशन है हमारे पौधे के पास। हमारे पौधे के पास एक बहुत अच्छा एडेप्टेशन है। क्या? अगर सूरज की रोशनी बहुत भयंकर वाली आ रही होगी, यानी हाई लाइट इंटेंसिटी की लेस लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट की लेस लाइट, हाई लाइट इंटेंसिटी, तो पता क्या होगा? तो ये पत्तियां हैं, ये पत्ती है, पत्ती के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। ये मान लो एक सेल है, पत्तियों की सेल है, मेसोफिल सेल। पत्तियों के सेल का नाम, पत्तियों के सेल का नाम। और मेसोफिल सेल के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये मेसोफिल सेल है, ये लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? मेसोफिल सेल। पत्तियों के बीच की सेल का नाम, मेसो मतलब बीच में, फिल मतलब पत्ती, तो मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं? हरित लवक होगा कि नहीं? हम लोगों की सेल में होता है क्या? हम लोग की सेल प्लांट सेल है कि एनिमल सेल? हम लोगों में नहीं होता है, हम लोगों में नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? अब आगे देखो, जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो पता है क्लोरोप्लास्ट कहां छुप छुप जाएंगे बचने के लिए? क्लोरोप्लास्ट छुप जाएंगे ये कोने वाली दीवार पे, लेटरल वॉल, ताकि हाई लाइट इंटेंसिटी इनके मॉलिक्यूल को, इनके मॉलिक्यूल का नाम क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल है। टोपा हो बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट क्या मॉलिक्यूल है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। क्लोरोप्लास्ट तो एक ऑर्गेनेल ही है, सेल का अंग है ना। बताओ, तो
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नष्ट ना हो जाए, इसलिए ये कोने में छुप जाते हैं। देखो कोने, इस कोने उस कोने, और कोने को बोलते हैं लैटरल वॉल। बताओ, जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी, क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल अपने आप के क्लोरोफिल को बचाने के लिए कहां छुप गए, ताकि हाई लाइट इंटेंसिटी इनके मॉलिक्यूल्स को नष्ट ना कर दे। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा बताओ, बहुत धूप होती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बचने की कोशिश करते हैं, है ना। हम एक वो आता है, क्या बोलते हैं, स्टोल, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, स्टोल बांध लेती है, केवल आंख दिखती है थोड़ी सी, अगर आंख भी नहीं दिखेगी तो कैसे देखेंगे है ना। तो आंख केवल दिखती, पूरा एकदम पैक्ड, यहाँ पे ग्लव्स, यहाँ पे ग्लव्स, यहाँ पे स्टोल, उसके बाद हेलमेट, उसके बाद स्कूटी, फिर पापा की परी हो जाती है ना। देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है गर्ल्स का मजाक उड़ा रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट द गर्ल्स, है ना, लेकिन क्या मतलब आपको एंटरटेन करके मतलब क्लास लेते रहते हैं, है ना। चलो ये क्लियर। तो क्लोरोप्लास्ट अलाइन टू द लेटरल वॉल, तो इस समय बताओ कहां पे है, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी है, खतरा ज्यादा है, स्किन जल जाएगी। बचने के लिए कहां पे है? कोने कोने में। कौन से कोने पे? साइड बाय साइड। दिस इज लैटरल, दिस इज लैटरल, दिस इज डॉर्सल, दिस वन इज वेंट्रल। ऊपर वाला पृष्ठ भाग, नीचे वाला पार्श्व भाग, ये किनारे वाला पार्श्व भाग, और नीचे वाला अधर भाग, हिंदी में अगर बताएं तो बताओ किधर भाग गए? लेटरल, पार्श्व भाग की तरफ चले गए। बच जाएंगे कि नहीं बचेंगे? बच जाएंगे। चलो केस 2, लाइट इंटेंसिटी मध्यम, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, वाला केस है, ये वाला केस है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, ये वाला केस है। अब बताओ क्या होगा? अब ये वाला केस है तो क्या हुआ? सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, तो देखो पहुंच गए वहीं पे, चांद की तरफ पहुंच गए वहां पे, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी इतनी लो है कि इनको लाइट मिलेगी नहीं, तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एक्साइटेड नहीं होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होंगे, तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा। बोलो सही है ना। इसीलिए इन्होंने लाइट को, अब इनको लाइट ज्यादा चाहिए कि कम? पहले बचना था, अब नहीं बचना है, अब इनको लाइट लेना है, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कम है, तो ये लोग लाइट लेने के लिए यहां चले गए। बोलो सही है कि नहीं है? क्लियर है? ये सब क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, अभी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बताओ जल्दी बताओ, हाई लाइट इंटेंसिटी में ये कहां चले जाएंगे? This is adaptation of chloroplast in the mesophyll cell. अच्छा, लो लाइट इंटेंसिटी में कहां चले जाएंगे? और इस कंडीशन को बोलते हैं दे आर परपेंडिकुलर, दे विल बी परपेंडिकुलर। ऐसे थे और ये ऐसे आ गए, ये सरफेस ऐसा है और ये भाई साहब क्लोरोप्लास्ट लोग ऐसे आ गए, देखो ऐसे 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 ऐसे, परपेंडिकुलर ना, बोलो भाई, परपेंडिकुलर हो गए। आओ जरा यहाँ पे देखो, मॉडरेट लाइट थी, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, तो बताओ क्या होंगे? तो रैंडम होंगे, रैंडम होंगे। रैंडम मतलब दे आर पैरेलल, दे आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, पैरेलल हो जाएंगे बिल्कुल। ये देखो पैरेलल है बिल्कुल, इधर इधर बिल्कुल आराम से बिखरे हुए हैं यूनिफॉर्मिटी में। देखो क्लोरोप्लास्ट अरेंज रैंडम, मॉडरेट लाइट में क्लोरोप्लास्ट रैंडम होंगे, कोई इधर फैला होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई किनारे पे, कोई इधर, क्योंकि मॉडरेट लाइट है, चारों तरफ से लाइट मॉडरेट मिल रही है। समझ में आई बात? तो ये आराम से अपना काम कर लेंगे। बोलो क्लियर है? ये सब क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। प्रकाश संश्लेषण में कितनी रिएक्शन होती है? 2। पहली लाइट रिएक्शन, दूसरी एक को बोलते हैं हिंदी में प्रकाश अभिक्रिया, एक को बोलते हैं अंधकार अभिक्रिया। सुना है नहीं सुना है? ठीक है। और फोटोसिंथेसिस कहां होती है? लीफ के अंदर, मेसोफिल सेल में, मेसोफिल के भी अंदर, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 2 स्थानों पर, एक थैलेकॉइड के झुंड को, तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन कहां होती है? लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? लाइट की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? देखो आप साफ देख पा रहे हो, लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए, लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए,
लेकिन डार्क रिएक्शन जिसका नाम है केल्विन साइकिल या C3 साइकिल भी बोलते हैं, उसके लिए लाइट नहीं चाहिए। देख लो, फिर आप बोलोगे सर लाइट नहीं चाहिए तो कैसे काम करेगा, है ना? लाइट रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन है ना, है ना? देखो ये लाइट की जरूरत इसको नहीं होती, बल्कि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का यूज करता है। लाइट रिएक्शन ने लाइट की प्रेजेंस में वाटर को क्या किया, ऑक्सीडाइज। किसमें ऑक्सीडाइज किया बताओ, ये बात अभी अभी हमने आपको बताई, वॉन मिल ने पुष्टि कर दी थी, रूबेन एंड कैमन ने प्रूफ कर दिया क्या कि वाटर ऑक्सीडाइज होता है कि रिड्यूस, ऑक्सीडाइज होता है कि रिड्यूस। वाटर अगर ऑक्सीडाइज होता है तो कौन सी गैस निकलेगी, O2 गैस निकलेगी। और ये लाइट रिएक्शन में होता है कि डार्क रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन कहां चलती है, ग्रीना में। लाइट की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, जल्दी जल्दी बताना। लाइट फोटोसिंथेसिस में कितनी रिएक्शन होती है, पहली रिएक्शन का नाम, दूसरी रिएक्शन का नाम, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां होती है, डार्क रिएक्शन कहां होती है, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रीना की स्ट्रोमा, और डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। ये दिस लिक्विड पार्ट इज नोन एज स्ट्रोमा एंड दिस मेम्ब्रेनस पार्ट इज नोन एज ग्रीना। ग्रीना में लाइट रिएक्शन होती है, और लाइट रिएक्शन क्यों बोला है अपने हम लोगों ने, क्योंकि यहां पर लाइट की डायरेक्ट आवश्यकता है, ठीक है ना, लाइट की डायरेक्ट आवश्यकता है, इसलिए नाम पड़ा लाइट रिएक्शन। सही है ना? अब यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, लाइट की प्रेजेंस में ही पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, इसे बोलेंगे फोटोलिसिस या फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। बताओ लाइट रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, तो इसको बोलो ऑक्सीडेशन, बोलेंगे फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन कहां होता है, लाइट रिएक्शन में कि डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में कि डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में फोटो ऑक्सीडेशन होता है। किसका, कौन सी गैस निकलती है, O2, और साथ में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी तो बदला जाएगा। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड, दिस इज द फ्लोट की स्लोट, फ्लोट की स्लोट, फ्लोट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फ्लोट एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड। ऊर्जा ना पैदा होती है न नष्ट होती है, बचपन से सिखाया गया है। ऊर्जा ना पैदा होती है न नष्ट होती है, पर एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है। बोलो भाई, इसका है दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन शॉर्ट वी कैन से दिस इज फ्लोट। तो फ्लोट का नियम फॉलो हो रहा है। एनर्जी, सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया गया। दो प्रकार की केमिकल एनर्जी यहां पे पढ़ने मिलेगी। कितने प्रकार की पढ़ने मिलेगी, पहला जो आप जानते हो भली भांति, अल्टीमेट एनर्जी जो शरीर के अंदर है, एटीपी, और एक नहीं जानते, जो नहीं जानते उसका नाम भी ना से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा, NADPH2 या H बोलो, कोई दिक्कत नहीं, NADPH बोलो। ये देखो एक्चुअली एक H फ्री रहता है। तो बताओ एटीपी प्लस NADPH2 बोलो, मेरे कहने पे 2 बोलो, NADPH2। और याद रखना कहीं कहीं NADPH भी मिलेगा, NADH भी मिलेगा, कहीं कहीं NADH भी मिलेगा, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं होगा, वो रेस्पायरेशन का पार्ट होगा। किसका होगा, जिसमें P दिख जाए, जिसमें NADP आ जाए, दिस इज द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिसमें P गायब हो, दिस इज द पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन, नॉट फोटो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन नॉट फोटो रेस्पायरेशन। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात? बताओ यहां पर सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला गया कि नहीं बदला गया, फ्लोट लागू हुआ कि स्लोट लागू हुआ, फर्स्ट लॉ कि सेकंड लॉ, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म। तो यहां पे हमने ट्रांसफॉर्म कर ली। किसने ट्रांसफॉर्म किया, लाइट रिएक्शन ने। लाइट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना क्या कहलाता है, फोटो ऑक्सीडेशन, या एक और कह सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ, जब पानी टूटेगा कौन सी गैस निकलेगी, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती है, डार्क रिएक्शन में। लाइट की डायरेक्ट आवश्यकता किसको है, लाइट रिएक्शन में लाइट को किसमें बदल दिया जाता है,
केमिकल एनर्जी में नाम बोलो जल्दी से। एटीपी और NADPH2 और NADH2 कहीं लिखा हो या NADH कहीं लिखा हो तो ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट और ये कोएंजाइम है। क्या है ये? कोएंजाइम एंड आल्सो एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, आल्सो एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। चलो ये बात क्लियर हुई। अच्छा बताओ, यहां से जो ऊर्जा मिली उसने यहां के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा ज्यादा थी। ये सुन लेना, देखो ये सुन लोगे तो आपका फोटोसिंथेसिस बिल्कुल हलवा टाइप का हो जाएगा, बिल्कुल सरल। देखो काफी कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा कि लाइट आई, लाइट में ऊर्जा थी, इस ऊर्जा ये ऊर्जा पकड़ी किसने? ग्रेना ने। ग्रेना के पास क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ गए, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में थे, उछल रहे थे इधर उधर। मैं गया, मैंने इलेक्ट्रॉन का कॉलर पकड़ा, हमने कहा क्यों चल रहा है? उसने बोला मेरे पास ऊर्जा है। देखो किसी के पास बहुत पैसा हो ना, उछलेगा, बहुत उछलेगा। पैसा बहुत है तो क्या करेगा? ये शॉपिंग कर रहा है, उधर शॉपिंग कर रहा है, ये कार खरीद रहा है, वो कर रहा है, ये है, वो है, वो। ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास बहुत एनर्जी आ गई है, वो भी देखो अनलिमिटेड एनर्जी का स्रोत से एनर्जी आई है, बहुत ऊर्जा है। पूछा इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं? बोला बहुत ऊर्जा है मेरे पास। 4 थप्पड़ मारा कस के और छीन लिया उसकी सारी ऊर्जा। मेरा नाम जानते हो मैं कौन था? ADP। मेरा नाम क्या था? मैंने किससे ऊर्जा ले ली? इलेक्ट्रॉन से। अब उसके पास ऊर्जा नहीं है, झुलस गया। अल्लाह कहाँ जाएगा? बोला जहां से आया है। कहां से आया है? घर से। निकल ले। घर चला गया वापस, घर चला गया, घर वापस चला गया। ध्यान देना, फिर से ऊर्जा मिलेगी, फिर आएगा, फिर मेरे जैसा बंदा मिलेगा। इधर आ, कहाँ जा रहा है? मेरे पास ऊर्जा ज्यादा है। 4 थप्पड़ मारा, फिर से छीन लिया। तो बताओ इससे जो ऊर्जा मिली इलेक्ट्रॉनों से, उससे क्या बन गया? ADP विल बी कन्वर्ट इनटू ATP। और इधर वाटर जा रहा था, इधर वाटर जा रहा था, उसके पास भी ऊर्जा ज्यादा थी, टूट गया वाटर। हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है इधर, ला 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 ला, है ना? उधर ऑक्सीजन जा रहा है, टिंग 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 टिंग, दोनों जा रहे हैं। हाइड्रोजन उधर जा रहा है, ऑक्सीजन उधर जा रहा है, हाइड्रोजन उधर जा रहा है, ऑक्सीजन उधर जा रहा है। ऑक्सीजन को कहा जाने दो, ये तो मेरे काम का है नहीं। ये अंकल मिले, हमारे साथ के थे, चोर चोर मौसेरे भाई, है ना? एक ADP था, वो तो अपना ATP में बदल गया। इसने ऊर्जा ली किससे? इसने ऊर्जा ली किससे? हाइड्रोजन से। इसने कहा हाइड्रोजन के पास जो ऊर्जा ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हाइड्रोजन जा रहा था, इसने उसकी कॉलर पकड़ा, 4 थप्पड़ लगाया और सारी ऊर्जा ले ली। बताओ NADH किस में बदल गया? NADP किस में बदल गया? H आ गया ना इसके पास। इसके पास वाटर से क्या आ गया? सोच के देखो ना, अगर वाटर से ऑक्सीजन बाहर आ गई तो हाइड्रोजन कहाँ गया? हाइड्रोजन के पास जो ऊर्जा थी वो किसने ले ली? NADP ने ली। और जब हाइड्रोजन ले लेगा तब उसका नाम बदल जाएगा NADPH2। बोलो पक्का? पक्का की कच्चा? पक्का ना? एक बार फिर सुनो, लाइट रिएक्शन समझा दिया हमने आपको। लाइट रिएक्शन में इतना ही होता है मेरे भाई, है ना? क्या है? लाइट आई, किस पर पड़ी? ग्रेना पर कि स्ट्रोमा पर? और यहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल के पास क्या? इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। यहाँ बात चल रही इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को जब भी ऊर्जा दोगे तुरंत एक्साइटेड हो जाएंगे, अपना घर छोड़ के शॉपिंग करने निकलेंगे। 2 लोग मिलेंगे, एक मैं और एक मेरा दोस्त। मैं अपने आप को परिचित करा देता हूं, आई एम ADP। कौन हूं मैं? ADP का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहां आओ मेरे भाई, हाँ आओ। इनसे मैं परिचित करा दूं, इनसे परिचित करा दूं। ये मेरे दोस्त हैं, वो वाले दोस्त, यहाँ वाले नहीं है। मेरा नाम आप जान चुके हो, मैं कौन हूं? पूरा नाम बताओ। डाइफॉस्फेट। ये मेरा दोस्त, नाम बताओ। NADP। H नहीं बोलो, बगल में दोस्त खड़ा, बेइज्जती करोगे क्या? क्या NA? अच्छा हम दोनों घूम रहे थे, मुझे एनर्जी किससे लेनी है?
इलेक्ट्रॉन से। मैंने 4 थप्पड़ लगाया, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले ली, अब मेरा रूप बदल गया, मैं एकदम पावर एनर्जी से भरा हुआ, भरपूर, रिवाइटल, है ना। आई एम फीलिंग टू गुड। सीना 56 इंच का हो गया मेरा। नाम बोलो मेरा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इनसे परिचित करा दें, अभी इनका सीना 56 इंच का नहीं हुआ है। इनका नाम NADP। जो हाइड्रोजन घूम रहा था, हाइड्रोजन कहता है ऑक्सीजन तो चला गया, उसने कहा ऑक्सीजन गया, बढ़िया था साला, साथ ही नहीं छोड़ रहा था, मेरा साथ ही नहीं छोड़ रहा था, गया। कुछ लोग नहीं आते कहते अरे गया, मेरी भला से गया, ऑक्सीजन चला गया बाहर, ये खुशी, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन घूम रहा था, हाइड्रोजन के पास भी ऊर्जा थी। हमने कहा देखो हमारी इनकी ट्यूनिंग अच्छी है ना, हमने कहा देखो मैंने तो ऊर्जा ले ली भाई, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो छुप के निकल रहा है, कौन कौन हाइड्रोजन छुप के निकल रहा है। हमने कहा ले लो, लपेट लो लपेट लो लपेट लो, इन्होंने लपेट लिया लपेट लिया। अब दोनों ऊर्जा युक्त वाले भाई है, भाई थोड़ा ऊर्जा दिखाओ यार, कुछ तो कर दो मेरे भाई, अरे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इधर आ जाओ। अब देखो दोनों भाई के पास एकदम ऊर्जा से लबालब, एकदम ऊर्जा से लबालब है। नाम बताओ मेरा, एटीपी के एटीपी, अरे लबालब है, बताओ नाम, एटीपी। मेरे दोस्त का नाम बताओ। अब हम दोनों जाएंगे, हमारा काम हो गया, हम दोनों जाएंगे। अब हम लोग यहाँ आए, स्ट्रोमा में आ गए, सुनना मेरी बात। अब हम दोनों स्ट्रोमा में आ गए, हमारे पास ऊर्जा एकदम लबालब, बिल्कुल गले तक भरी हुई है। हम दोनों गए, हम दोनों को CO2 मिला, हम दोनों को कौन मिला, हम दोनों को CO2 मिला। दोनों भाई गए, कौन मिला, CO2 मिली, कौन मिली हम दोनों को। हमने कहा भाई लपेट ले, हमने कहा भाई लपेट ले, भाई लपेट ले, इधर आओ, अरे आओ, लपेट लेंगे। हमने कहा मैं अपनी ऊर्जा दे लगा रहा हूं इस बंदी पे, भाई तैयार है लगाने को। भाई ने कहा तू मेरा भाई है, तेरे लिए कुछ भी। तो हम दोनों भाई लग गए। देखो मैं मिला तू मिली, मैं मिला तू मिली, दुनिया चले तो चले, प्यार करेंगे, दुनिया जले तो चले, है ना। देखो ये क्या हुआ, हमने अपनी ऊर्जा लगा दी, भाई ने अपनी ऊर्जा लगा दी। ऊर्जा का प्रयास देखो, ऊर्जा का प्रयास देखो, प्रोडक्ट कितना बड़ा हो गया। प्रोडक्ट देखो, हम दो हमारे दो, मतलब छोटे मॉलिक्यूल से क्या बन गया, बड़ा मॉलिक्यूल, और क्या बन गया, शुगर, दैट इज ग्लूकोज। इतना बड़ा प्रोडक्ट बना के दिया है, अब भी नाम नहीं बोलोगे तो क्या बेइज्जती कराओगे, बताओ। CO2 को 2 लोगों ने ऊर्जा दी, बोलो कौन कौन। एक मैं 56 इंच वाला है, एक मेरा भाई 52.5 इंच वाला, नाम बताओ। NADPH, दोनों ने मिलके एक साइकिल, एक चक्कर चलाया, और इस चक्कर में केल्विन अंकल ने मदद की थी। किसने मदद की थी, हमारे चक्कर में किसका हाथ था, हमने इन्हीं की बेटी लपेट ली थी, है ना। हमने इन्हीं की बेटी तो बताओ, केल्विन साइकिल नहीं, हमने नहीं लपेटी थी, हमने अपने भाई के लिए छोड़ दी। मैं पढ़ाने में भाई देख लियो, भाई देख लियो, भाई देख लियो, चला। तो केल्विन अंकल की बेटी को मेरा भाई काम में बड़ा प्रोडक्ट बना दिया इसने, हम दो हमारे 4 खुशकी रहने लगा। क्या नाम था, ग्लूकोज। अच्छा अब लौट के बुद्धू कहाँ जाएंगे, लौट के बुद्धू कहाँ जाएंगे। अच्छा बुद्धू क्यों बोला, एनर्जी है नहीं। अब आ रहे दोनों भाई आ रहे एकदम, सारी एनर्जी तो लगा दी, मिला घंटा कुछ नहीं, सारी एनर्जी लगा दी, मिला घंटा कुछ नहीं, है ना।
अब यहाँ पे क्या हो गई, NADP वापस आया, NADP वापस आया राइट डायरेक्शन में, इधर इधर ATP जो है वो भी वापस आया। देखो इसने अपनी सारी हाइड्रोजन यहाँ छोड़ दी थी, सारी ऊर्जा जो हाइड्रोजन के रूप में थी यहाँ लगा दी। मुझे देखो मैंने सारा फास्फेट यहाँ लगा दिया, परिणाम देखो छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। और इस साइकिल का नाम क्या था, केल्विन साइकिल। लेकिन इसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका डार्क रिएक्शन नाम दिया गया। क्या दिया गया, डार्क रिएक्शन नाम दिया गया। समझ में आई बात। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। हम दोनों कहाँ गए थे, स्ट्रोमा में, है ना। और वहां पे मैंने क्या दिया था, मैंने फास्फेट, इन्होंने क्या दिया, हाइड्रोजन। मेरा एनर्जी फास्फेट के रूप में था, इनका एनर्जी हाइड्रोजन के रूप में था। दोनों एनर्जी CO2 को दे दिया गया, CO2 को हाइड्रोजन भी मिल गया, तभी तो C6H12O6 हाइड्रोजन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है कि नहीं है पक्का। यहां पे अब यहां पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी तो है, क्योंकि CO2 के पास ऑक्सीजन भी थी। CO2 और हाइड्रोजन की कमी थी, वो मेरे भाई ने दे दिया, ऊर्जा की कमी थी मैंने दे दिया, कुल मिला के C6H12O6 बन गया। तो अब जल्दी से बताओ फोटोसिंथेसिस में कितनी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन कहां चलती है, डार्क रिएक्शन कहां चलती है, लाइट रिएक्शन कहां चली, डार्क रिएक्शन कहां चली। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को किसमें बदला गया, ATP और NADPH2 में। अच्छा, और लाइट रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ, अच्छा ऑक्सीजन कहां चला गया, वायुमंडल में, जो हमारे सांस लेने के काम आ रहा है। बोलो सही है कि नहीं है। हाइड्रोजन कहां चला गया, हाइड्रोजन मेरे भाई ने पकड़ लिया, एनर्जी जो थी मैंने पकड़ लिया। अब ये भी एनर्जी वाला है, मैं भी एनर्जी वाला हूं, दोनों एनर्जी वाले हैं, दोनों कहां चले गए, एनर्जी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो घूमने चले गए किसी प्लेस पर, स्ट्रोमा। वहां पे मुलाकात किससे हुई, CO2 से। CO2 को केल्विन साइकिल द्वारा किसमें बदल दिया, और इस साइकिल चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए थी वो किसने दिया, ATP और NADPH ने। जब ऊर्जा खत्म हो गई तो वापस आएंगे, फिर से रिचार्ज होंगे, फिर जाएंगे, फिर से ऊर्जा को देंगे, फिर रिचार्ज होंगे। ऐसे एक तरफ से लाइट से ऊर्जा बनती है और दूसरी तरफ डार्क रिएक्शन में ऊर्जा उपयोग होती चली जाती है। लाइट रिएक्शन में जो ऊर्जा बनी वो कहां यूज हो रही है। इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि लाइट रिएक्शन लाइट पर निर्भर करती थी, डार्क रिएक्शन लाइट पर निर्भर नहीं कर रही है, परंतु लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर निर्भर कर रही है। बताओ, डार्क रिएक्शन नेवर डिपेंड्स अपॉन लाइट बट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो यहां से ये हो गई। अच्छा, और CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, CO2 का रिडक्शन, O2 का क्या हुआ, तो फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, वाटर ऑक्सीडाइज होके किसमें बदला, अच्छा CO2 रिड्यूस होके किसमें बदला। अच्छा, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए था, किसने दिया, और ये हाइड्रोजन आया कहां से, वाटर से। एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी कहां से आई, लाइट से आ गई। सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। एनाबोलिक प्रोसेस है कि कैटाबोलिक, एनाबोलिक छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, एनर्जी दे रहे हैं कि निकल रही है, एनर्जी दे रहे हैं कि निकल रही है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, कैटाबोलिक कि एनाबोलिक, एनाबोलिक। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, रिडॉक्स। लेकिन अगर अलग अलग पूछा जाए, वाटर का क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन में कि डार्क रिएक्शन में, ग्रेना में कि स्ट्रोमा में। अच्छा, और किसका हो रहा है रिडक्शन, CO2 का, कहा ग्रेना में कि स्ट्रोमा में। केल्विन साइकिल कहां चलती है, डार्क रिएक्शन क्यों बोला, रात को होती है क्या, कब होती है, दिन में होती है, पर डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट। इसीलिए अपने हम लोगों ने इसे कहा लाइट रिएक्शन कि डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इसे क्या बोला, लाइट रिएक्शन। रिसाइकलिंग होती रहती है कि नहीं होती रहती है, ठीक है ना, तभी तो हर चीज चलती रहती है, तभी तो हर चीज चलती रहती है। इज दैट क्लियर, कोई डाउट हो तो बताओ। बिल्कुल क्लियर हो गया, फोटोसिंथेसिस एकदम झमाझम हो गई, क्लियर है ना। थोड़ा सा अब आपको एक बात सोचनी चाहिए और मुझे जरूर बतानी चाहिए, क्या
सर क्या 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 पूछो तो सब लोग, क्या ये क्या है, यहाँ क्या बन रहा है, कितने कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है, तो कितने CO2 की आवश्यकता होगी, 6 CO2 की आवश्यकता होगी, तभी तो 6 कार्बन आएंगे मेरे भाई और फीमेल भाई हो। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, है ना? बताओ यहां पर कितने कार्बन है, यहां कितने कार्बन है, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए कितने CO2 की आवश्यकता होगी, 6 कितनी, 6 CO2 की आवश्यकता होगी। बोलो क्लियर है ना, बोलो क्लियर है ना? अब देखो जरा, 6 CO2 की आवश्यकता होगी, पर अपने पास है कितनी, तो आपको बताएं, ऐसा नहीं होता कि 6 CO2 आकर के फिर एक ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लूकोज बनता है, एक केल्विन साइकिल जब है तो उसमें एक CO2 यूज होती है, एक केल्विन साइकिल में एक CO2 को ग्लूकोज में बदला जाता है। पर यहां ग्लूकोज कितना बनेगा, ये एक कार्बन है, यहां 6 कार्बन है, तो 1/6, पकड़ लिया बात को, ग्लूकोज बनेगा कितना, 1/, ग्लूकोज का 6वां भाग बनेगा। एक केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज बनता है कि एक ग्लूकोज का 1/6 पार्ट बनेगा। जब 6 बार केल्विन साइकिल चलेगी तो पूरा एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। नई बात समझ में आई, क्या समझ में आया, बताओ एक केल्विन साइकिल में कितने CO2 को फिक्स किया जाता है, तो ग्लूकोज कितना बनता है, कितने, एक मॉलिक्यूल कंप्लीट ग्लूकोज बनाने के लिए हाउ मेनी टाइम्स ऑफ केल्विन साइकिल विल बी रन, 6 times, because in one time one CO2 is fixed into the 1/6 part of glucose. So if we want to prepare the 6th molecule of glucose, then we have to run the Kelvin cycle about 6 times. Is that clear? Confirm है ना? और एक बात और बता दे, एक बात और बता दे, यहां पर एक CO2 को फिक्स करने के लिए अमाउंट ऑफ ATP और NADPH2 कितना लगता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे कितना मॉलिक्यूल इसमें लगेगा, राइट? तो ये जान लो, एक CO2 को फिक्स करेंगे एक केल्विन साइकिल द्वारा तो ग्लूकोज का 1/6 पार्ट बनेगा। अब आपका सवाल ये है कि एक CO2 को केल्विन साइकिल द्वारा फिक्स करने के लिए, जिससे ग्लूकोज का 6वां भाग बनेगा, कितने मॉलिक्यूल ATP और कितने मॉलिक्यूल NADPH की आवश्यकता पड़ेगी? तो मैं बता देना चाहता हूं, 3 मॉलिक्यूल ATP और 2 मॉलिक्यूल NADP की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार जल्दी से बताइए, 1 CO2 when there is fixation of 1 CO2 molecule by the 1 Kelvin cycle, by which the 1/6 part of glucose will be formed, then how much amount of ATP and NADPH2 required? 3 ATP and 2 NADPH। एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH की आवश्यकता होगी, और तब एक केल्विन साइकिल द्वारा ग्लूकोज का 6वां भाग बनेगा। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन सुनो, बताओ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितनी बार केल्विन साइकिल चलेगी, कितने CO2 चाहिए? सवाल सुन लो, एक सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। कितने CO2 चाहिए, कितना बार केल्विन साइकिल चलेगी, कितने ATP चाहिए, कितने NADPH की आवश्यकता होगी? 6 CO2 चाहिए, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनेगा। 6 बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी, मानते हो? तो ये भी 6 गुना चाहिए। एक बार में 3 तो 6 बार में 18, एक बार में 2 तो 6 बार में 12। बोलो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया सारी चीजें? और बता दें, ये साइकिल का इस साइकिल का वरदान कौन है? इस साइकिल के लिए वरदान है, दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन, आप बायोमॉलिक्यूल में पढ़ चुके हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है रूबिस्को। बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है रूबिस्को। सिंगल नेचर का है कि डुअल? सिंगल की डुअल। सी इस बात को दर्शा रहा है कि ये CO2 लविंग है, O इस बात को दर्शा रहा है कि O2 भी लविंग है।
CO2 भी लविंग है, O2 लविंग है। मतलब मिली तो कैटरीना, नहीं तो करीना, है ना। मतलब इसका अफेक्शन किसके लिए ज्यादा है? CO2 करीना के लिए। कैटरीना बोल दो, अब तो दोनों की शादी हो गई, है ना। तो रुबिस्को को ज्यादा पसंद कौन है? कैटरीना। कैटरीना से क्या याद रहेगा? CO2। और इसको उसके बाद अगर वो नहीं मिली तो किससे, किसकी तरफ अफेक्शन रहेगा बताओ? करीना। अब करीना को क्या नाम दे दिया? O2। बताओ रुबिस्को डुअल नेचर का कि सिंगल? अगर CO2 हो और O2 हो, ये किसको लाइक करेगा? CO2 को। CO2 को लाइक करेगा। अगर CO2 नहीं हो तो किसको लाइक करेगा? तो डुअल नेचर का कि सिंगल नेचर का? इसका यही दोगलापन, क्या समझे? इसका यही दोगलापन दिक्कत कर देगा। ऐसे लोग दिक्कत में आ जाते हैं जो दोगले होते हैं। ऐसे लोग दिक्कत में आ जाएंगे जो दोगलापन करते हैं। इसके इसी दोगलापन का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी खामियाजे का नाम बता के जा रहा हूं, फोटो रेस्पायरेशन। बताओ रुबिस्को के डुअल नेचर होने से एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। इस घटना या दुर्घटना का नाम फोटो रेस्पायरेशन। फोटो और फोटो रेस्पायरेशन यदि इस पौधे में होगा तो ये एक फर्जी साइकिल है। मतलब जीवन में बवाल भी हो गया, मिला कुछ नहीं, ना कैटरीना ना करीना, अब बवाल अलग से झेल लिया। वही बात यहां पे हो जाती है। यहां पर भी एक फालतू की साइकिल चल गई, सर दर्द वाली, खाना भी नहीं बना, बवाल भी हो गया। ये कुछ ऐसा ही है, खाया पिया कुछ नहीं। सुना है ये प्रोवर्ब, ये मुहावरा सुना है? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। ये पुरानी कहावत है, शायद सुना हो आपने। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। मतलब कुछ हुआ भी नहीं और आपका पैसा भी वेस्ट हो गया, ग्लास भी टूट गया, आप चाय भी नहीं पिए, ग्लास भी टूट गया। यू हैव टू, पता है, यू हैव टू पे करना पड़ेगा। ग्लास तोड़ा आपने ना, टूट गया, कैसे, चाय भी नहीं पिया, क्या ही फर्क पड़ता है, ग्लास का पैसा देना पड़ेगा ना। मतलब कुछ खाया भी नहीं, पेट भी खाली रह गया, ग्लास भी टूट गया, पैसा भी पे करना पड़ा। बोलो सही कि नहीं? तो ये एक वेस्टफुल साइकिल है कि यूजफुल? वेस्टफुल की यूजफुल, फालतू की काम की साइकिल का नाम फोटो रेस्पायरेशन। ये किसके दोगलेपन की वजह से हो रहा है? रुबिस्को। और इसी दोगलेपन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और जब दूर हो जाएगा तो पौधा अच्छे से रहेगा, पौधा अच्छे से रहेगा। और ये जो अच्छे वाले पौधे हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं, नाम सुनो, इनका नाम है C4 प्लांट। और ये जो हम पढ़ रहे थे अभी, C3 प्लांट। बताओ C3 प्लांट की सबसे बड़ी समस्या क्या है? फोटो रेस्पायरेशन का खतरा बना रहता है। वेस्टफुल साइकिल है कि यूजफुल? वेस्टफुल की यूजफुल। और इसी वजह से इनको घाटा होता है कि फायदा। ये अच्छी तरह से खाना नहीं बना पाते क्योंकि एक फालतू की साइकिल रन होने लगती है। मतलब ये जो ऊर्जा हमने खाना बनाने के लिए रखी थी, ये ऊर्जा फालतू की साइकिल में खर्च हो गई। खाना भी नहीं बना और ऊर्जा भी खर्च हो गई। दोहरा नुकसान हुआ कि एक तरफ से, डुअल नुकसान हुआ कि सिंगल? डुअल नुकसान हुआ, खाना भी नहीं बना, जो ऊर्जा रखे थे खाना बनाने के लिए वो भी फालतू की साइकिल में यूज हो गई। तो दिस इज फालतू की साइकिल इज नोन एज। इस साइकिल को नेचर ने रोकने का भरसक प्रयास किया और सुन के खुशी होगी, रोक लिया। सुन के खुशी होगी कि रोक लिया। फोटो रेस्पायरेशन किन पौधों में नहीं होता? C4 पौधों में। सुनो, ये कौन से पौधे थे? C3 पौधे के बारे में जानना है तो एक छोटी सी बात सुन लो। ज्यादातर द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट पौधे C3 होते हैं। क्या समझे? ज्यादातर डाइकॉट पौधे कैसे होते हैं? C3। ज्यादातर मोनोकॉट पौधे कैसे होते हैं? तो दुनिया में बेहतर कौन है? मतलब मोनोकॉट की डाइकॉट? मोनोकॉट की डाइकॉट। हाँ, मोनोकॉट बेहतर है क्योंकि उनमें कौन सी साइकिल चलती है? उनमें क्या नहीं होता? फोटो रेस्पिरेशन से नुकसान होता कि फायदा? तो कौन से पौधे दुनिया के सबसे बेहतरीन पौधे हैं? इसलिए बताओ, अनाज जिन जिन पौधे से मिलता है ना, वो सब कैसे हैं?
सब मोनोकॉट है, सब में C4 साइकिल चलती है, जल्दी मिल जाता है अनाज के देर में। गेहूं 3-4 महीने, चावल 3-4 महीने, ज्वार 4-5 महीने, बाजरा 4-5 महीने, ठीक है ना, मतलब ये ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, कोई साल नहीं लेता, महीनों में वजन दे देते हैं, बिकॉज प्रोडक्टिविटी इज सो हाई और नुकसान इज सो लो, नहीं है ही नहीं, नुकसान तो है ही नहीं। नेचर ने नुकसान वाले साइकिल को रोक दिया, रोक दिया, कहा नहीं तुम फोटोसिंथेसिस करो, हम तुम्हारे साथ है, नुकसान नहीं होने देंगे तुम्हारा। नुकसान का नाम, किन पौधों में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता? दुनिया में कौन से सबसे अच्छे पौधे हैं? मोनोकॉट की डाइकॉट, मोनोकॉट की डाइकॉट। C3 साइकिल किसमें चलती है? डाइकॉट में। C4 किसमें चलती है? C3 साइकिल के साथ एक समस्या का नाम, C4 साइकिल के साथ वो समस्या हट गई, नाम मतलब उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना भरपूर बनाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं, इसलिए बहुत बेहतरीन बनाएंगे, इसलिए दुनिया के सबसे अच्छे पौधे हैं। दुनिया के सबसे अच्छे पौधे का नाम डाइकॉट की मोनोकॉट। प्रोडक्टिविटी ज्यादा की कम, उपजाऊपन ज्यादा की कम, और फोटो रेस्पिरेशन का खतरा जीरो, इसीलिए तो ये है जीरो से हीरो। कौन है हीरो? C4 मोनोकॉट की डाइकॉट, मोनोकॉट की डाइकॉट, ठीक है, समझ में आई? क्लियर हुआ यहां तक? NCERT कुछ कहना चाहती है, देखे क्या कहती है भाई। देखो, जोसेफ प्रेस्ले का एक्सपेरिमेंट, अर्लियर एक्सपेरिमेंट समझिए ध्यान से। It is interesting to learn about the simple experiment lead to the gradual development in our understanding of photosynthesis। छोटे छोटे सरल सरल एक्सपेरिमेंट किए गए और धीरे धीरे हमारी धीरे धीरे ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे सोच डेवलप हुई कि प्रकाश संश्लेषण किस तरीके से होता है, क्या क्या खूबियां हैं। देखो धीरे धीरे पहुंचे ना वहां तक। लेकिन जोसेफ प्रेस्ले, इन्होंने 1770, बहुत पहले की बात है, इन्होंने एक बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, मतलब एक नहीं अनेक एक्सपेरिमेंट किए, और इनको पता चला, रिवील्ड का मतलब पता लगाया, क्या पता लगाया कि इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, मतलब एयर का क्या रोल है ग्रोथ में, क्योंकि जब एयर में CO2 होगी तभी खाना बनेगा, और तभी क्या होगा, तभी पौधा फोटोसिंथेसिस करके अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। बोलो सही है ना? प्रिस्टले यू में रिकॉल डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, बोल रहे प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, किसमें? सन 1774 में, यानी कि सन 1770 में एक्सपेरिमेंट चालू किया था। 4 साल में उन्होंने पता लगा लिया कि कौन सी गैस निकलती है, कौन सी निकलती है, पौधे कौन सी गैस निकालते हैं? O2। इन्होंने ही बताया था ना, पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं, और उसी गुड एयर को ऑक्सीजन नाम दिया था। लेकिन ये बात किसने प्रूव कर दी थी कि सनलाइट में केवल ग्रीन पार्ट से निकलती है? जो वो इंजन हॉर्स, याद आया? प्रिस्टले ऑब्जर्व द कैंडल बर्निंग इन द क्लोज्ड स्पेस, बेल जार, बेल जार बोला था ना, और वो एक्सटिंगाइज का मतलब होता है बुझ जाना, ठीक है ना, बुझ जाती है जल्दी से। इसी तरह से जो माउथ रखा गया, माउस जो रखा गया था वो भी सफोकेट होकर मर जाता है क्लोज चैम्बर में। इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि बर्निंग ऑफ कैंडल या एनिमल जो ब्रीथ किया था एयर में, बोथ समहाउ डैमेज द एयर, यानी एयर फाउल हो गई, एयर दूषित हो गई, यानी CO2 रिच हो गई। बट व्हेन द प्लेस्ड द मिंट प्लांट, जब इन्होंने सेम सेटअप में कौन सा पौधा लिया? मिंट पौधा, बताया था ना, सेम बेल जार में, तो ही फाउंड दैट माउस स्टे अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। प्रिस्टले हाइपोथेसाइज एज फॉलोज, प्लांट रिस्टोर द एयर व्हाटएवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव्स, मतलब जो बर्निंग कैंडल और इन्होंने जो एयर हटा दी थी यानी O2, वो इन्होंने दोबारा रिस्टोर कर दिया। बोला था ये वर्ड मैंने, देखिएगा ध्यान से, बोला था, लिखा है, कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग द कैंडल एंड द प्लांट? रिमेंबर ही वुड नीड टू रिकैंडल
to test whether it burns only after a few days. How many different ways that you think the light of the candle without disturbing the setup. बोल रहे अगर इनको मोमबत्ती दोबारा जलानी थी तो ये कैसे जलाते और सेटअप भी नहीं हिलाते। वो आपने देखा होगा हम लोग बचपन में हैंड लेंस फोकस करते थे किताबों पे, पन्नों में आग लग जाती थी। वैसे ही क्या किया इन्होंने बेल जार की तरफ हैंड लेंस ऐसे किया और कैंडल में तुरंत आग पकड़ ली। समझ रहे ना? इससे क्या पता चलता है कि सन के अंदर बहुत एनर्जी है, सन के अंदर बहुत एनर्जी है। कभी किया है एक्सपेरिमेंट? हमने तो किया है। हैंड लेंस को कॉन्सेंट्रेट किया अखबार की तरफ, अखबार पतला होता जल्दी आग पकड़ लेता था, तो मजा आती थी। उस समय फन का गेम्स था हमारे लिए, है ना? उस समय साइंस नहीं थी, मजा था। साइंस अब समझ में आती है ना? लिखा कैन यू इमेजिन हाउ द पिछले, वो सब हो गया, बता दिया कैसे जलाएंगे। इन्हीं का सिमिलर सेटअप यूज किया पिछले का, किसने? वो जो इंजन हाउस ने। एक बार डार्क में रखा और एक बार सनलाइट में रखा। इंजन हाउस नाम था, ठीक है। उन्होंने शो किया कि सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइड द एयर फाउल्ड बाय द बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल। इन्होंने कहा केवल सनलाइट में ही फाउल एयर शुद्ध होती है, यानी ऑक्सीजन निकालती है। इंजन हाउस ने एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। एक्वेटिक प्लांट नाम था हाइड्रा। इन्होंने बताया कि ब्राइट सनलाइट में स्मॉल बबल बनते हैं अराउंड द ग्रीन पार्ट ऑफ द वाइल, डार्क वाले में नहीं बनते। लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल ऑफ टू बी ऑक्सीजन। इन्होंने ये कैसे पता लगाया था? जलती हुई माचिस की तीली ले गए और तो जलने लगी, तो ये बबल क्या हो सकते थे? और अगर बुझ जाती तो क्या हो सकते थे? राइट। Hence he shows that is the only green part, केवल ग्रीन पार्ट ही करते हैं क्या? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यानी फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल क्लियर है? It was not until about 1854 जूलियस वॉन सेज बताया था, इन्होंने एविडेंस दिया कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन द प्लांट ग्रो, जब पौधा ग्रो करता है तो क्या होता है? ग्लूकोज बनता है और इसी ग्लूकोज को पौधा स्टोर कैसे कर लेता है? देखो लिखा है स्टोर करता है स्टार्च के रूप में। इन्होंने ये भी बताया कि सोज दैट द ग्रीन सब्सटेंस जो होता है वो काम आता है। दिस इज नाउ नोन एज क्लोरोफिल, और एक स्पेशल बॉडी में ये प्रेजेंट होता है। बॉडी का नाम लेटर कॉल्ड था क्लोरोप्लास्ट। बताया था ना ये सब? इन्होंने ये भी बताया क्या? He found that green part in the plant is where glucose is made and glucose is usually stored as a starch। ये बात मैंने बताया था ना? Now consider interesting experiment done by the Engelmann। एंगलमैन ने एक प्रिज्म यूज किया, लाइट को तोड़ा, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट यानी विबग्योर को इल्यूमिनेट किया, मतलब डाला। किस पे डाला? ग्रीन एल्गी, नाम क्या था? क्लैडोफोरा। याद आ रहा है? और उस क्लैडोफोरा के ऊपर एक पतला सा सस्पेंशन रख दिया था एरोबिक बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। बैक्टीरिया को पता कैसे लगता था? बैक्टीरिया ऑक्सीजन को निकलने को पहचान लेते थे, क्योंकि एरोबिक थे क्या एनारोबिक? एरोबिक थे ना, पहचान लेते थे और अपनी ग्रोथ करने लगते थे। ही ऑब्जर्व्ड, इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया एक्युमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ द ब्लू एंड रेड। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे थे? हाँ, इन्होंने स्प्लिट किया था स्पेक्ट्रम को। द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया कि एब्जॉर्प्शन? Action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembled roughly the absorption spectrum of the chlorophyll A and chlorophyll B। बोल रहा है ये रफली मैच करता था absorption spectrum से, क्योंकि वहां पे भी वही दो लाइटें थी। पर मैंने आपको क्लियर किया था सबसे बेहतर लाइट कौन सी अब्जॉर्ब करता है? ब्लू। सेकंड बेहतर कौन सी अब्जॉर्ब करता है? रेड। लेकिन एक्शन सबसे ज्यादा किसमें करता है और सेकंड किसमें करता है? याद आया? एक एक चीज क्लियरिफाई हो गई कि नहीं हो गई? एनसीईआरटी विल बी एट योर फिंगर टिप। समझे? अभी 12th वाली आने दो तो और मजा आएगी। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, ये फालतू का पॉइंट था, हमको नहीं जानना था इसलिए हमने हटा दिया था। फोटोसिंथेसिस वर नेमली दैट द प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी। प्लांट लाइट एनर्जी किसके लिए यूज करता है? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट किससे बना? CO2 से और वाटर से। द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म वाज अंडर डिस्क्राइब। इन्होंने कहा पहले इक्वेशन ऐसे समझते थे, CO2 प्लस वाटर सनलाइट, ये बना, तो इससे पता लगता था कि ये CO2 से ऑक्सीजन आ रही है। बताओ, यही था ना चक्कर?
यहाँ पे ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट था, जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन वाला शुगर, बताया था सब कुछ। मील का पत्थर कौन साबित हुआ था, मील का पत्थर साबित हुआ था जिन्होंने फोटोसिंथेसिस पर स्टडी किया था, किसके, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, नाम क्या था, वॉन मिल। वॉन मिल ने अपने स्टडी के आधार पे किस पर किया था, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया पर नहीं काम किया था, कहां पे किया था, सल्फर बैक्टीरिया। डेमो करके बताया फोटोसिंथेसिस का कि एसेंशियली ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच, बोलते हैं लाइट पर आधारित होती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो सोर्स है वो ऑक्सीडाइज होगा, जैसे हमारे पास वाटर ऑक्सीडाइज हुआ था, बोलो, और कौन सी गैस निकली थी, है ना, तो हाइड्रोजन का जो भी सोर्स है वो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज करने के बाद हाइड्रोजन रिड्यूस कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, वही हाइड्रोजन जो वहां से अलग हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर किसमें बदल जाएगा, पक्का, एक एक चीज क्लियर हो गई, कुछ रटना पड़ा। अब इक्वेशन बदल दिया हमने, 2H2O प्लस ये बराबर ये प्लस ये, साथ में क्या निकलने लगी, समझ गया ना, क्यों, इससे पता चलता है कि जो यहां से ये आ रहा है ना कि यहां से ये आ रहा था, सही है ना। ग्रीन पौधों में हाइड्रोजन डोनर कौन होता है, वाटर, ग्रीन पौधों में कौन होता है, वाटर, वाटर इज हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, बताओ, वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में, ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, जो लोग ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के समय, कौन नहीं करता, H2S, H2S जो सल्फर बैक्टीरिया वो ऑक्सीजन नहीं निकालते, तो क्या निकालते हैं, सल्फर, तो उनमें जो हाइड्रोजन सोर्स है वो क्या है, H2S लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे अभी भी ये हाइड्रोजन डोनर है, किसके लिए है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो वहां पे जब ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा, सल्फर या सल्फेट कंपाउंड, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म सल्फर किस फॉर्म में ले रहा है, यहां ऑक्सीजन ना निकल के क्या निकली, अरे सीधी बात ये, जब H2S लेते हैं ग्रीन, वो ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया तो क्या निकालते हैं, इसी प्रकार जो हरे पौधे होते हैं वो क्या लेते हैं, वाटर, तो क्या निकालेंगे, सीधी बात है, वही तुलना करा रहा है। Hence, he infers that the oxygen evolved by the green plant comes from the water, not from CO2. इन्होंने ही पुष्टि की थी कि ये वाटर से आते हैं ना कि CO2 से आते हैं, बताया था कि नहीं, और तब जाके क्वेश्चन हमने बदल दी, अब हमारी क्वेश्चन ऐसी लिख दी है, देखो, और हमने बताया था इसको प्रूफ कैसे किया गया, ऑक्सीजन के आइसोटोप से, बताओ, यहां O18 वाला ले लिया, और यहां पर अगर 18 वाली ऑक्सीजन आए तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि ये बात सही थी, बताओ, यहां पे कौन सी वाली है और यहां पर भी कौन सी निकल रही है, तो इससे इस बात की पुष्टि होती कि वाटर से निकल रहा है, और अगर यहाँ 16 वाली आ गई होती, यहाँ 16 वाली आ गई होती तो हम समझ गए थे नेचर में कैसी होती है 16 वाली, तो यहाँ पे 16 वाली आना किस बात की पुष्टि करती, और यहाँ 18 वाली आई तो किस बात की पुष्टि हुई, देखो लिखा है C6H12 represent the glucose. The oxygen release from the water is thus proved by using a radioisotope technique. कौन सा radioisotope? O18 की O16? O18. O16 तो नेचर में वैसे ही होता है। कह रहा है note that this is not a single step process. कह रहा है ये इससे ये बनना ये एक स्टेप में नहीं होता, आपको पहले ही बताया था कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप में नहीं होती है, बल्कि वो छोटे छोटे जुड़े हुए स्टेप में होती है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, एंड ईच स्टेप इज गाइडेड बाय एंजाइम दैट इज कैटलिस्ट, याद आया, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, ये देखो लिखा भी है कि जो ऊपर वाली रिएक्शन है दिस इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो फोटोसिंथेसिस मल्टी स्टेप के सिंगल स्टेप प्रोसेस, नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कह रहे बताओ 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्यों यूज हो रहे हैं इक्वेशन में, क्योंकि एक वाटर, इधर देखो, एक वाटर टूटता तो एक O निकलता, आधा O2 निकलता, सीधी भाषा में आधा O2, 12 मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितने निकलेंगे, 6 O2 निकलेंगे, तो हमें 6 O2 निकालना था इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, हमें 6 O2 निकालना था इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। बताओ एक वाटर के टूटने से आधा मॉलिक्यूल CO2 निकलेगा, तो 12 मॉलिक्यूल वाटर की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो आधा O2 निकलेगा, अगर हम 6 मॉलिक्यूल को तोड़ते तो 3 ही O2 निकलता, जबकि हमारी इक्वेशन में कितने O2 निकलते हैं
6, तो बताओ 2 मॉलिक्यूल को तोड़ने से 1 O2 निकलेगा, तो 6 O2 निकालने के लिए कितने मॉलिक्यूल तोड़ने पड़ेंगे? 12। ये बात याद रखना, ये बात आगे पूछेंगे, आगे है, फिर से इस पे एक डिस्कशन है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? कहते हैं आंसर ये है, ग्रीन पौधों, ग्रीन लीफ में होगी और इन द क्लोरोप्लास्ट होगी। बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन द चैप्टर 8, यानी सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, दिस इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। बताओ क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलेंगे? किचन ऑफ द सेल। यू आर डेफिनेटली राइट, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, बट इट डज आल्सो अकर्स इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे जब पौधा यंग था तो भी हो रही थी, कुछ जड़ें होती हैं ग्रीन, उनमें भी होती है। 2 जड़ है जो ग्रीन होती है, एक टीनोस्पोरा और एक आप खाते हो, उस जड़ से प्राप्त एक आप खाते हो चीज। कौन सा? कांटे निकले होते हैं उसमें, छीलते हो फिर खा जाते हो, सिंघाड़ा। उसकी जड़ें भी हरी भरी होती हैं। तो 2 जड़ें होता है जो हरी भरी होती है, टीनोस्पोरा और ट्रापा। ट्रापा यानी सिंघाड़ा, ठीक है, उसमें होती। कैन यू नेम सम ऑफ द प्लांट पार्ट वेयर थिंक फोटोसिंथेसिस में अकर्स? याद करो, जब कली जब बंद होती है तो उसके ऊपर क्या होता है? ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, कैलिक्स या सेपल, वो भी तो फोटोसिंथेसिस करती है। कहता आलू जब हरा हो जाता है तो भी फोटोसिंथेसिस करता है, आलू कभी कभी हरा हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। कहता है फल जब हरे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके खूब खाना बनाते हैं। देखो आम बड़ा 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 इतना बड़ा, पपीता बड़ा 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 इतना बड़ा, खाना बनाते जा रहा है, भरता जा रहा है खाना। बोलो सही कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? फिर आगे देखो, एक छोटी सी बात बस यहां लाके खत्म कर दें। यहां पे लिखा है कि You would recollect from the previous unit the mesophyll cell, बोलते हैं आपको mesophyll cell याद होगी, पत्तियों में होती है। Have large number of chloroplasts, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। Chloroplast align themselves along the wall of the mesophyll cell, कहता है क्लोरोप्लास्ट वॉल के करीबी होते हैं, such that they get the optimum quantity of incident light. When do you think the chloroplast will be aligned their flat surface parallel to the wall? कब पैरेलल हो जाएंगे? उनका फ्लैट सरफेस कब पैरेलल हो जाएगा? जब मॉडरेट लाइट हो। कब परपेंडिकुलर हो जाएगा? जब कैसी लाइट मिल रही थी? बताओ, लो की हाई? लो, है ना? तो ये सब बातें मैंने बताई थी। लेटरल कब चला जाएगा? हाई लाइट इंटेंसिटी में। बोलो सब कुछ क्लियर? तो यहां तक हम लोग ने कल कर लिया, बाकी कल करेंगे।